हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड आज की डेट है 4 जून। 4 जून के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम आज एनालाइज कर रहे हैं। तो आज का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल है मयूरी भागवानी के नाम से। इस पे आपको हमारे लेक्चर्स की PDF मिल जाया करेगी। साथ में यहाँ पे देखो मेल ID और ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। आगे बात करते हैं आज के टॉपिक्स की। तो देखो GS1 में हमारे पास कुछ भी नहीं है। GS2 में वी विल बी लुकिंग ओवर इंटरनेशनल रिलेशन में यूक्रेन लुक्स टू इंडिया। तो यूक्रेन इंडिया से मदद चाहता है पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन के लिए। तो क्या है पूरी न्यूज समझेंगे। गवर्नेंस में एक एडिटोरियल है आज कि हायर एजुकेशन जो है हमारे देश में बहुत ही महंगा है। इसको किस तरह से हम फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन बना सकते हैं, इसके बारे में बात की हुई है, इसको देखेंगे। GS3 में एनवायरमेंट में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है कि सभी फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट हैं, उनके आसपास एक इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए। तो इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, इसकी बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस जो थी इसको 50 इयर्स पूरे होने को आए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। एंड इकोनॉमी में बात करेंगे PMI के बारे में। तो ये क्या है, किस तरह का इंडेक्स है, इसके बारे में बात करेंगे। एंड कल मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट सेक्शन में, याचिका ने क्वेश्चन पूछा था फैट फिंगर ट्रेड के बारे में। तो आज इसके बारे में न्यूज भी है, तो इसको डिस्कस करेंगे। ओके, एंड GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल के साथ कि ESZ ऑफ 1 किलोमीटर अराउंड फॉरेस्ट सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट का मतलब जितने भी नेशनल पार्क्स हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं, ठीक है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इन सभी के आसपास 1 किलोमीटर का ESZ यानी कि इको सेंसिटिव जोन रहेगा, डिमार्केट किया जाएगा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि उनके ऊपर कैसी कंडीशन है, उनकी कितना प्रोटेक्शन है वहाँ पे, ये कुछ नहीं। हर किसी के लिए स्पेसिफिक यहाँ पे ESZ करना हो आपको डिमार्केट तो आप करिए, लेकिन हर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास कम से कम 1 किलोमीटर के दायरे में इको सेंसिटिव जोन जो है वो घोषित किया जाएगा। ये बोला है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखो, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ESZ को घोषित करती है। ESZ क्या है, जैसे मान लो कि ये हमारा नेशनल पार्क है। ठीक है, नेशनल पार्क खत्म होने के बाद ही यहाँ पे क्या हो जाता है, रेसिडेंशियल एरिया स्टार्ट हो जाता है या फिर गांव वाँव बसने लग जाते हैं, ये सब चीजें होने लग जाती है। अब क्या होता है कि यहाँ पे सीधा खतरा बन जाता है कि नेशनल पार्क को यहाँ पे जैसे मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, यहाँ के एनिमल्स जाके रेसिडेंशियल एरिया में जा सकते हैं, इधर के लोग इसको अपना जो एरिया है उसको नेशनल पार्क की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ एक्टिविटीज हो सकती है जैसे माइनिंग वगैरह हो सकती है इसके आसपास, जो कि नेशनल पार्क की हेल्थ के लिए, इकोलॉजिकल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ये मान लो नेशनल पार्क है, इसके 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी कि ये देखो ये 1 किलोमीटर के दायरे में इको सेंसिटिव जोन बनाया गया। यहाँ पे क्या होगा, जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट किया जाएगा। ठीक है, कि आप कौन सी एक्टिविटी यहाँ कर सकते हो, कौन सी एक्टिविटी नहीं कर सकते हो, और इसके बाद फिर आप यहाँ पे नॉर्मल अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको फॉलो कर सकते हो इस 1 किलोमीटर के दायरे के बाद। तो ये 1 किलोमीटर का जो दायरा है ये एक काम करेगा बफर जोन के जैसा। ठीक है, बफर जोन के जैसा। बफर जोन कैसा होता है कि बीच में जितने भी शॉक्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब करने का काम करता है बफर जोन। ठीक है, तो ये एक शॉक एब्जॉर्बर होने वाला है इस प्रोटेक्टेड एरिया या नेशनल पार्क के लिए। ऑलराइट, तो ये जो जोन है एक तरह से ट्रांजिशन जोन का काम करेगा। ट्रांजिशन जोन कैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा था, जब हमारे आसपास ये नेशनल पार्क के आसपास 1 किलोमीटर या कितना भी ESZ नहीं था, इको सेंसिटिव जोन नहीं था, तो क्या हो रहा था कि सीधे रेसिडेंशियल एरिया से नेशनल पार्क शुरू हो रहा था। अभी क्या होगा कि यहाँ पे रेसिडेंशियल एरिया है, उसके बाद ये वाला जो है ये बफर जोन ट्रांजिशन जोन की तरह एक्ट करेगा, और धीरे धीरे यहाँ पे नेशनल पार्क की तरफ जाते जाते जो रिस्ट्रिक्शन है वो बढ़ते जाएंगे, जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ये क्यों बोला है, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पिटीशन गई। इस पिटीशन में बात की गई थी नीलगिरी फॉरेस्ट की। ठीक है, नीलगिरी फॉरेस्ट की बात की गई थी। अभी जो नीलगिरी फॉरेस्ट है उसके आसपास ये जो पिटिशनर थे वो चाहते थे कि यहाँ पे इस नीलगिरी फॉरेस्ट के आसपास इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए, प्रोटेक्शन दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला सिर्फ नीलगिरी ही क्यों, जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हैं हमारे देश के, जितने भी नेशनल पार्क हैं, जितनी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उन सभी के आसपास कम से कम 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन डिमार्केट किया जाएगा। उससे ज्यादा है तो कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है कि उससे ज्यादा है, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर जहाँ पे नहीं है अभी तक इको सेंसिटिव जोन, वहां पे कम से कम 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी बात हुई है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ये भी कही है कि देखो जो हमारा स्टेट है यानी कि जो गवर्नमेंट है उसका काम सिर्फ ये नहीं होता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करे, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना एक काम है, लेकिन दूसरा काम इनका ये भी है कि यहाँ पे जनरल वेलफेयर जो है पब्लिक का उसको इंश्योर करे, और जनरल वेलफेयर में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो भी आता है, ठीक है। तो इसी दोनों को बैलेंस करते हुए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में। तो देखो इको सेंसिटिव जोन्स को इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरिया भी कहा जाता है। तो दोनों चीजें आप आ जाए अगर आपको इको सेंसिटिव जोन की जगह इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया आ जाए, कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसको नोटिफाई कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको नोटिफाई करती है फॉर प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दिया है, ठीक है, कि 1 किलोमीटर का दायरा जो है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और फॉरेस्ट के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे को इको सेंसिटिव जोन बनाया जाए, लेकिन एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन इसका कौन कर सकता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज होंगी वो रेगुलेटेड होंगी और मैनेज्ड होंगी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ओके, अब जो ये ESZ नोटिफाई होता है ना, ये किस एक्ट के अंतर्गत होता है? ये होता है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। तो इसके बारे में याद रखना, इसको नोटिफाई किया जाता है अंडर द एक्ट ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि ये जो एक्ट है 1986 का, इसमें कहीं पे भी ये वर्ड इको सेंसिटिव जोन मेंशन नहीं है, ठीक है। तो याद रखना इको सेंसिटिव जोन का प्रोविजन जो है, नोटिफिकेशन जो होता है इसका, वो इस एक्ट के अंतर्गत होता है, लेकिन इस एक्ट में कहीं पे भी ESZ नाम की कोई चीज मेंशन नहीं है। ओके, इसके अलावा ये जो ESZ है, अभी तो 1 किलोमीटर के दायरे की बात की हुई है, लेकिन इसको 10 किलोमीटर तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी ऑफ 2002। ओके, तो 10 किलोमीटर तक इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। और अगर ये 10 किलोमीटर वाला जो क्राइटेरिया, ये कहाँ लगेगा? जहाँ पे सेंसिटिव कॉरिडोर होंगे। कॉरिडोर्स कैसे? जैसे मान लो एक नेशनल पार्क है और ये दूसरा नेशनल पार्क है, इसके बीच में इस तरह से पगडंडी, इस तरह से एक कॉरिडोर है जहाँ पे यहाँ के एनिमल्स और यहाँ के एनिमल्स इधर से इधर ट्रांसपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, या फिर इनका आना जाना माइग्रेशन इस रूट के थ्रू होता है। तो ये क्या हो गया? सेंसिटिव कॉरिडोर हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर के दायरे से तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कॉरिडोर तो इसके बाहर भी जा रहा है, तो 10 किलोमीटर का दायरा रख सकते हैं हम, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन का। उसके अलावा जो भी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पैचेस हैं, लैंडस्केप लिंकेज हैं, ये सब एरियाज में 10 किलोमीटर तक का इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन या फिर इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन हम इसको रख सकते हैं, डिमार्केट कर सकते हैं। ऑलराइट, अब देखो इसमें 3 कैटेगरीज है, हर एक्टिविटी की 3 कैटेगरीज है। जैसे कि हमने बोला ना कि इको सेंसिटिव जोन में क्या होगा? सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज है उनको 3 क्राइटेरियाज में डाला गया है, 3 कैटेगरीज में डाला गया है। एक तो है प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, जिसको आप बिल्कुल ही इस एरिया में कर ही नहीं सकते, जैसे कि कमर्शियल माइनिंग हो गई, सेटिंग ऑफ सॉ मिल हो गया, इंडस्ट्रीज यहाँ पे आप सेटअप नहीं कर सकते जो पॉल्यूशन कॉजिंग इंडस्ट्रीज हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे स्टैब्लिश नहीं कर सकते। रेगुलेटेड यानी कि कम मात्रा में रेगुलेटेड फॉर्म में आप ये एक्टिविटीज कर सकते हो, जैसे कि ट्रीज का फेलिंग हो गया, ठीक है, ट्रीज गिराना, तो कितनी गिराना वो यहाँ पे पूरा सब चीजें थ्रेशोल्ड वगैरह दिया जाता है। होटल्स और रिजॉर्ट्स आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल केबल्स आप इरेक्ट कर सकते हो, एग्रीकल्चरल सिस्टम यहाँ पे उसमें ड्रास्टिक चेंज जो है वो थोड़ा बहुत कर सकते हो। अब यहाँ पे सब चीजें जो परमिटेड है, जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, वो क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर रोक टोक नहीं है, हॉर्टिकल्चर के ऊपर नहीं है बाय द लोकल कम्युनिटीज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब क्या है? एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं, तो इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। ओके, आगे बात करते हैं। मे सर्विसेज PMI हिट्स अ 133 मंथ हाई। तो देखो यहाँ पे क्या है, न्यूज में है PMI। तो ये PMI क्या है? सबसे पहले तो देखो ये है, तो सबसे पहले PMI का फुल फॉर्म क्या होता है? परचेजर्स मैनेजर इंडेक्स, ठीक है। तो PMI का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, परचेजर मैनेजर इंडेक्स। नाउ देखो PMI न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज, ये क्या है? S&P ग्लोबल इंडिया सर्विसेज एक तरह की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, थोड़ा सा इकोनॉमिक डाटा वगैरह के ऊपर ध्यान रखती है ये। तो देखो इसने बोला है कि जो PMI बिजनेस एक्टिविटी है, मतलब PMI जो परचेजर मैनेजर इंडेक्स है, इस बार का जो परचेजर मैनेजर इंडेक्स है ये 133 मंथ्स में सबसे हाई गया है, जो कि इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है। ये दिखाता है कि हमारे इंडिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनका कितना ज्यादा एक्सपांशन हो रहा है। तो पहले हम PMI के बारे में जान लेते हैं, फिर आएंगे इस न्यूज के बारे में, ठीक है। तो देखो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI, ओके, अब ये क्या है?
ये बिजनेस एक्टिविटी की एक इंडिकेटर है बिजनेस एक्टिविटी का। कैसे? इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स दोनों की कितनी एक्टिविटीज हो रही है, कितना ज्यादा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कितनी ज्यादा सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है या ग्रो नहीं कर रहा है, ये सब कुछ इसमें पीएमआई में मेजर किया जाता है। तो ये बेसिकली एक सर्वे बेस्ड मेजर है, ठीक है। सर्वे बेस्ड मेजर कैसा है कि यहाँ पे जो रिस्पोंडेंट है इनके परसेप्शंस के बारे में समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 4 लोग खड़े हैं, 4-5 लोग खड़े हैं, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है ये इन 4 लोगों के पास गई। ये सब जो है इकोनॉमिकली अवेयर और यहाँ पे जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें इन्वॉल्व लोग हैं। तो इनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इस बार मैन्युफैक्चरिंग कैसी हुई है, सर्विस सेक्टर ने कैसा काम किया है। इनसे पूछा तो सबके परसेप्शन के बेसिस पे ये सर्वे तैयार किया जाता है और इनसे क्वालिटेटिव टाइप के क्वेश्चंस पूछ के ये सर्वे तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये सेपरेटली तैयार किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर, और उसके बाद कंपोजिट इंडेक्स दोनों को मिला के भी दिया जाता है, ओके। अब देखो यहाँ पे पीएमआई किस तरह से रीड किया जाता है। तो देखो पीएमआई जो है इसमें 50 जो है 50 का वाला जो मार्क है वो एकदम सेंटर का मार्क है, न्यूट्रल मार्क है। 50 से ज्यादा अगर पीएमआई है यानी कि आपकी इकोनॉमी में एक्सपांशन हुआ, यानी कि आपकी इकोनॉमी बढ़ रही है। लेकिन अगर 50 से कम है तो यानी कि जो इकोनॉमी है इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, फॉर एग्जाम्पल 50 है, ठीक है, तो 50 से अगर आप 60 पे चले गए यानी कि बहुत ज्यादा एक्सपांशन हुआ है, 10 यूनिट्स का एक्सपांशन हुआ है। जितना आप 50 से दूर जाओगे ना उतना ज्यादा यहाँ पे एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ओके। अब देखो ये जो फिगर है अगर ये अपने प्रीवियस मंथ से ज्यादा है तो ऐसा माना जाता है कि प्रीवियस मंथ से भी ज्यादा ग्रोथ रेट पर एक्सपांशन हुआ है, और अगर कम है तो ये माना जाता है कि ग्रोथ तो हुई है। जैसे मान लो इस महीने जो अभी हमारा गया, मान लो मई, उसके पहले अप्रैल, तो मान लो अप्रैल में 52 था, ठीक है, इस महीने 58 है, ठीक है। अगले महीने मान लो जून में हो जाता है 53। तो अब 58 और 52 को कंपेयर करोगे तो ये समझ में आता है कि ग्रोथ तो हुई है, 50 से ऊपर ग्रोथ तो हुई है, और ग्रोथ ऐसी हुई है कि पिछले महीने से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है हमारी इकोनॉमी, ठीक है। लेकिन अगर आप मई और जून को देखोगे तो देखो ये 53, 50 से तो ऊपर, यानी कि ग्रोथ तो हुई है लेकिन जितनी पिछले महीने हुई थी, मई में हुई थी, उतनी ग्रोथ नहीं हुई है, ठीक है। तो इस तरह से इसको रीड किया जाता है। नाउ आते हैं हम हमारी न्यूज के ऊपर। देखो न्यूज ये है कि इस बार 11 महीनों में सबसे ज्यादा पीएमआई रहा है, ठीक है। यानी कि इस बार का जो पीएमआई रहा है दैट हैज बीन 58.9, ओके। तो यहाँ पे 50 से बड़ा है, मतलब कि एक्सपांशन तो हमारी इकोनॉमी में हुआ है। जैसे सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में लगभग अप्रैल 2011 के बाद आज के डेट में जो मई जो गया है इसमें सबसे ज्यादा एक्सपांशन हुआ है सर्विस सेक्टर में, ठीक है। और इसके साथ साथ इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है, ठीक है। जैसे कि आप देखोगे फूड, फ्यूल, लेबर, मटेरियल, इन सबकी इनपुट कॉस्ट भी बढ़ी है, ठीक है। और साथ में जो अभी कोविड आया था तो कोविड के बाद रीओपन हुई हमारी इकोनॉमी, इसके कारण भी सर्विस सेक्टर बढ़ा है। लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी यहाँ पे बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए ट्रेंड इंपॉर्टेंट है कि लगभग 113 महीनों के बाद इतना ज्यादा परचेजर मैनेजर इंडेक्स यहाँ पे गया है, और 113 महीने के बाद हमारी इकोनॉमी ने इतना ज्यादा एक्सपांड किया है। और पीएमआई क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ओके। आगे बात करते हैं। यूक्रेन लुक्स टू इंडिया फॉर हेल्प विद पोस्ट वॉर रीबिल्ड। तो देखो यूक्रेन रशिया वॉर जो चल रही है काफी लंबे समय से, उसके 100 डेज पूरे हो चुके हैं, ठीक है, 100 डेज पूरे हो चुके हैं। और ऐसे में अब यहाँ पे जो यूक्रेन है उसको समझ आ रहा है कि इनकी कंट्री में कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखो ये बात बहुत बड़ी है कि ये लोग अभी तक डटे हुए हैं रशिया के सामने, लेकिन समझ में सबको आ रहा है कि यूक्रेन की हालत अब बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। जैसे कि अगर देखोगे कि यहाँ पे ये पूरी एक वॉर टॉर्न कंट्री बन गई है और यहाँ की जीडीपी लगभग 30 to 50% ड्रॉप कर गई है। ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है, 30 to 50% जीडीपी ड्रॉप कर गई है यूक्रेन की, ओके। इसके अलावा देखो यहाँ पे जो मंथली डेफिसिट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है लगभग वो $5 बिलियन का मंथली डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो डैमेज डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके कारण यूक्रेन का लगभग 30% इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसकी कीमत लगभग $100 बिलियन की है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इन्फ्लेशन यहाँ पे 20% तक आ गया है। अब सोचो हमारे देश में हम इन्फ्लेशन को 2 से 6% रखने की कोशिश करते हैं और यहाँ इन्फ्लेशन 20% तक आ गया है। तो यहाँ की इकोनॉमी पूरी तरह से ध्वस्त होने वाली है, ये तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी के चलते यूक्रेन ने इंडिया से ये मदद मांगी है कि आप हमको एक गारंटी दो कि पोस्ट वॉर जो सिक्योरिटी है
वो आप हमको प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो वॉर हो रही है, जब ये वॉर खत्म हो जाएगी तो यहाँ की जो हालत है वो सही नहीं बचेगी, इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा पीछे चला जाएगा यूक्रेन। और याद रखना, यूक्रेन रशिया के बाद वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली वेल डूइंग कंट्री था यहाँ पे यूरोप की, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्रेन अब बहुत पीछे जाने वाला है, ये यूक्रेन को भी समझ में आ रहा है। लेकिन यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि हम इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया हमारे देश में आएगी, हमारे देश में पार्टिसिपेट करेगी, और जो पोस्ट वॉर जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उसमें हमारी मदद करेगी, ह्यूमैनिटेरियन एड में मदद करेगी, मेडिसिन में और फाइनेंशियल असिस्टेंस देने में हमारी मदद करेगी, हमको देगी फाइनेंशियल असिस्टेंस। अगर इंडिया की अभी तक की बात करें तो इंडिया ने अभी तक भी काफी यहाँ पे मदद करी है यूक्रेन की, जैसे कि यहाँ पे लगभग बड़े अमाउंट में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने यहाँ पे मेडिकल एड पहुंचाया है। आज के टाइम पे जो यूक्रेन को इंडिया ने मदद करी ना, वो लगभग 7 से 8 मिलियन डॉलर्स की है, ठीक है, 7 से 8 मिलियन डॉलर्स। अब देखो ये 7 से 8 मिलियन डॉलर कहाँ ही लगे, अब देखो आप 5 बिलियन डॉलर का तो इनको महीने में घाटा हो रहा है, ठीक है, मंथली डिफिसिट जो है इनका 5 मिलियन डॉलर है। तो सोचो यहाँ पे 7 से 8 मिलियन डॉलर कहाँ ही लगेंगे, लेकिन इंडिया की जितना बन सकता था इंडिया ने उतना किया, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया से ये मदद चाह रहा है यूक्रेन कि आफ्टर द वॉर एंड्स यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन में आप हमारी मदद करिए। अब ऐसा क्यों चाह रहा है, देखो पहले यूक्रेन बड़ा बोलता था इंडिया के खिलाफ, लेकिन सभी को पता है कि इंडिया इज अ रिस्पॉन्सिबल पावर। हमने यहाँ पे अफगानिस्तान की भी मदद करी थी, जब अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा वॉर टॉर्न कंट्री बन गया था अफगानिस्तान, वहां पे हमने वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, रिकंस्ट्रक्शन में बहुत मदद करी थी। हमने श्रीलंका की अभी मदद करी है, हम यहाँ पे अपने आसपास की कंट्रीज की बहुत मदद करते हैं। तो इसीलिए यूक्रेन भी इंडिया की तरफ एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। अब देखो यूक्रेन ने इससे पहले यूएस से भी बहुत मदद मांगी, अभी यूएस से तो वो वॉर के दौरान ही मदद मांग रहा है। जैसे यूएस से या नेटो से ये बोला कि हमको एक मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम दो, अभी तक यूएस ने इसको ये नहीं दिया है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि आगे जाके इसको मल्टी रॉकेट जो लॉन्च सिस्टम है ये दिया जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे यूक्रेन में सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन या इकोनॉमी की ही दिक्कत नहीं है, इन्फ्लेशन की ही दिक्कत नहीं है, फूड क्राइसिस भी चल रहा है ना। तो इससे भी निपटने के लिए यूक्रेन मदद चाहता है इंडिया से और बाकी सभी कंट्रीज से भी, ओके। तो यहाँ पे ये था पूरा आर्टिकल। आगे बात करते हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। तो 50 इयर्स स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के कंप्लीट हो गए हैं। देखो कब आई था जो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस था, कब आया था, 16 जून 1972। ये देख रहे हो, ये पेपर कटिंग है ना। 16 जून 1972 को ये पूरी तरह से आ चुका था स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। इसके ये जो था पूरा कंक्लूड हो चुका था 16 जून तक, ठीक है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस चली थी ये 5 जून से लेके 16 जून तक चली थी, और अब देखो कल ही है 5 जून, ठीक है। एंड 5 जून इज गोइंग टू बी द डी डे फॉर मेनी ऑफ द पीपल, ठीक है। तो आप लोग में से जो भी प्रीलिम्स भी देने वाला है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से तोड़ फोड़ मचानी है और प्रीलिम्स देकर आना है और मेंस लिखने की पूरी तैयारी रखनी है हमें, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ देम जो भी प्रीलिम्स कल अटेम्प्ट देने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, तो इसको कितने ईयर्स हो गए, 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसको स्वीडिश कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, स्वीडिश कॉन्फ्रेंस, ओके। अब देखो इसके बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं। पहली चीज तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, ये पूरा नाम है इसका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस का। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट ये स्टॉकहोम में हुई थी 5 से लेके 16 जून 1972 के बीच, ओके। ये जो है ये पहली ऐसी वर्ल्ड वाइड कन्वर्जेंस था, ये पहला ऐसा वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंस थी जिसमें अर्थ के एनवायरमेंट की, प्लेनेटरी एनवायरमेंट की बात की गई थी, और इनकी थीम थी ओनली वन अर्थ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये इतनी इंपॉर्टेंट थी ना, ये मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट थी और इसका कॉन्सिक्वेंसेस, इसका सिग्निफिकेंस इतना ज्यादा रहा कि 1972 के पहले आप देखोगे कि किसी भी कंट्री में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी ही नहीं, ठीक है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी ही नहीं। और 1972 के बाद ही जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ, जब सभी लोगों का ध्यान इस चीज के ऊपर फोकस किया गया, इस चीज के ऊपर आकर्षित किया गया कि हमारे पास सिर्फ एक अर्थ है, उसके बाद हर कंट्री ने एनवायरमेंट मिनिस्ट्री बनाना शुरू किया है। आपका आज का पहला क्वेश्चन ये है कि एनवायरमेंट मिनिस्ट्री जो है इंडिया में कब बनाई गई, ठीक है। इंडिया की एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कब बनाई गई ये आप मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन, पहला क्वेश्चन, ओके। नाउ सेकेंड, यहाँ पे देखो आगे की चीज ये है कि स्टॉकहोम डिक्लेरेशन में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एक्शन प्लान यहाँ पे घोषित किए गए कि क्या क्या एनवायरमेंटल पॉलिसी हमारी होनी चाहिए टू कंजर्व, टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ, ओके। तो 3 डायमेंशंस जो थे इस कॉन्फ्रेंस के वो ये थे कि पहली चीज तो यहाँ पे सभी कंट्रीज ने एग्री किया कि हम एक दूसरे के एनवायरमेंट को हार्म नहीं करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे एक एक्शन प्लान आया जिसमें हम अर्थ के एनवायरमेंट के सामने क्या क्या थ्रेट्स हैं,
क्या क्या चैलेंजेस हैं अर्थ के एनवायरनमेंट के सामने, इन सबको स्टडी करके एक एक्शन प्लान बनाएंगे। और थर्ड यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई गई। इस इंटरनेशनल बॉडी का नाम था UNEP, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के थ्रू आया था, जिसमें कंट्रीज कोऑपरेट करके इस एक्शन प्लान को फुलफिल करने वाली थी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि UNEP कब आया, UNEP कौन सी कॉन्फ्रेंस से आया था, तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ 1972 के थ्रू UNEP आया था। ओके, याद रखना है। आगे बात करते हैं। आफ्टर फैट फिंगर ट्रेड NSE कॉशंस ब्रोकर्स। तो देखो ये न्यूज में कल से चल रहा है। ये क्या है, देखो फैट फिंगर ट्रेड क्या है। यहाँ पे देखो क्या होता है, स्टॉक मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रोकर कंपनीज है, ब्रोकरेज कंपनीज है, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक पर्सन हूँ A, दूसरा कोई पर्सन है B, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। ये सभी लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ब्रोकर यहाँ पे क्या करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्रोकरेज कंपनी के पास जाते हैं और ब्रोकरेज कंपनी के थ्रू ये शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्या हुआ, इस एक ब्रोकरेज कंपनी है, इससे एक गलती हो गई। गलती ये हो गई इनसे कि इनसे एक गलत बटन दब गया, ठीक है। एक गलत बटन दब गया, एक गलत क्लिक हो गया, और इस गलत क्लिक के कारण इनको लगभग 250 करोड़ रुपीस का घाटा हो गया, ठीक है। और फैट फिंगर ट्रेड इसी चीज को कहते हैं। फैट फिंगर ट्रेड क्या है बेसिकली, कि जब आपसे कोई गलती से कोई बटन दब जाए, कोई गलत क्लिक हो जाए, जिसके कारण एक बड़ा ट्रांजैक्शन हो जाए, और ऐसे टाइम पे बड़ा ट्रांजैक्शन होने के कारण कोई बड़ा लॉस हो जाए, तो उसको कहते हैं फैट फिंगर ट्रेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि इस ब्रोकरेज कंपनी ने बेसिकली किया क्या, मैं बताती हूँ। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी के शेयर्स थे, ठीक है, जो लगभग 2100 रुपए उस टाइम पे रेट चल रहा था। इन्होंने क्या किया, 21,000 कुछ रेट चल रहा था, इन्होंने इसको बहुत ही कम दामों में, लगभग 1400 रुपए में, 1450 रुपीज में, ऐसा कुछ में बेच दिया। यानी कि जिस शेयर का जो दाम था बहुत ज्यादा था, उसी शेयर को कम दाम में गलती से बेच दिया। अब एक शेयर की बात नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल शेयर्स एक साथ ट्रांजैक्ट होते हैं। तो इस गलती के कारण, इस जरा सी गलती के कारण क्या हो गया, इनको 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे सिर्फ नुकसान नहीं हुआ है। जब देखो शेयर मार्केट में क्या होता है ना, किसी को अगर नुकसान हो रहा है, किसी को अगर लॉस हो रहा है, तो उतना ही फायदा किसी को होता है, उतना ही प्रॉफिट किसी को होता है। तो जो लॉस इनको हुआ है, उतना ही प्रॉफिट किसी और को भी हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ कोलकाता के साइड के कुछ ट्रेडर्स हैं, उनको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो NSE है, NSE क्या है, हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने कॉशन किया है सभी ब्रोकर्स को, सभी स्टॉक ब्रोकर्स को, कि आप जब भी कोई ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हो, जब भी कोई ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करते हो, तो बहुत ही ध्यान से आपको करना चाहिए। यहाँ पे कोई भी डिविएशन नहीं होना चाहिए नॉर्मल प्राइस से, क्योंकि ऐसा होने से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है और पूरा मार्केट हिल सकता है, ठीक है। तो 200 से 250 करोड़ रुपए का जो अभी लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दिस फैट फिंगर ट्रेड, ये इंडिया की हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा ट्रेडिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। और इसीलिए ये जो पूरा फैट फिंगर ट्रेड है, ये न्यूज में था। ओके, तो बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर आपसे ज्यादा प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं इसके बारे में कि फैट फिंगर ट्रेड क्या है, किससे रिलेटेड है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेंगे। ओके, तो आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा आज का एडिटोरियल है अबाउट फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन। तो न्यू इंडिया को फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन की जरूरत है, ये कह रहे हैं ऑथर्स इसमें। तो देखो पहली चीज यहाँ पे बताई हुई है कि आज के टाइम पे क्वालिटी एजुकेशन की जो डिमांड है वो काफी बढ़ती जा रही है। तो डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ इसके रेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। जो ट्यूशन फीस है वो भी बहुत बढ़ती जा रही है। जितने भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, या तो वो डोनेशन के फॉर्म में आपको एडमिशन देंगे, या फिर ट्यूशन फी के फॉर्म में एडमिशन देंगे, तो बहुत ज़्यादा ट्यूशन फी आपसे लेंगे, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, एक तो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको उनके मनपसंद का कोर्स नहीं मिल पाता है, मनपसंद का कॉलेज नहीं मिल पाता। आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ हार्डवर्क ऑल्सो उनको ये सब नहीं मिल पाता, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो ट्यूशन फी फॉर्म में भर सके, ठीक है। दूसरी चीज, उनको जो डिग्री परस्यू करनी होती है वो नहीं कर पाते। तीसरी चीज, उनको ऐसे प्रोफेशन की तरफ जाना पड़ता है, ऐसे बिजनेस पोजिशन की तरफ जाना पड़ता है जिनसे उनको पैसा ही कमाने को मिले। वो उनके अंदर फिर वो भाव चला जाता है कि दे हैव टू सर्व द सोसाइटी ऑल्सो, नाउ दे हैव टू ओनली अर्न द मनी। ओके, तो ये इस तरह का नोशन उनमें चला जाता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन। इन्होंने ये बोला है कि 2021-22 के जो सेशन है उसमें जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी ट्यूशन फी ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी खुद से भरेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द कंडीशंस ऑफ द स्टूडेंट्स आर, ठीक है। कि स्टूडेंट्स अगर
दे सकता है या नहीं दे सकता है, किसी भी केस में ट्यूशन फी जो है ये यूनिवर्सिटी भरेगी। तो ये पहला अमेरिका का मेडिकल स्कूल बना है इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेने वाला। अब देखो ऐसा करने के लिए इनके पास पैसा भी तो होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ डाटा बताया हुआ है कि इनके पास इतना पैसा है तभी ये ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंडिया में भी इस तरह का कुछ इनिशिएटिव होना चाहिए कि ट्यूशन फीस जो इतनी ज्यादा है या तो उसको कम किया जाए या फिर इसके लिए कुछ ऐसा निकाला जाए कि ट्यूशन फीस जो है कुछ पोर्शन ही यहाँ पे स्टूडेंट्स को भरना पड़ेगा, कुछ पोर्शन गवर्नमेंट या फिर वो खुद इंस्टीट्यूट उठाएगा, ठीक है। तो क्वालिटी प्रोफेशनल जो एजुकेशनल होना चाहिए, जो एजुकेशन होना चाहिए, वो अब क्या बन गया है, वो एक बिजनेस बन गया है, ठीक है। वो एक बिजनेस बन गया है इंस्टीड ऑफ बीइंग अ नोबल प्रोफेशन, ओके। नोबल सर्विस होने की जगह ये एक बिजनेस बन गया एजुकेशन देना। अब दूसरा रास्ता लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास क्या होता है कि वो एजुकेशनल लोन ले। अगर वो एजुकेशनल लोन लेंगे तो देखो यहाँ पे उसके भी बहुत सारी चीजें हैं। एजुकेशनल लोन तो ले लिया, अब यहाँ पे उनको जब भी उनकी जॉब लगेगी तो वो सर्व करने के पर्पज से यहाँ पे काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ इस पर्पज से काम करेंगे कि हमको जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है और ये लोन चुकाना है, ठीक है। तो हमको कुल मिला के एक ऐसा यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसा माहौल चाहिए, ऐसा यूनिवर्सिटी सिस्टम चाहिए जहाँ पे लर्निंग को प्रमोट किया जाए, यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए विदाउट बीइंग द लर्नर, विदाउट गेटिंग द लर्नर्स टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लर्नर्स के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स, इतनी ज्यादा ट्यूशन फीस लगाने की जगह हमको उनको लर्निंग के ऊपर फोकस करवाना चाहिए, ओके। तो ये चीज कही गई है। इसके अलावा नॉर्डिक मॉडल की बात की गई है। नॉर्डिक मॉडल क्या है, जैसे स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, इन कंट्रीज में क्या है, हायर एजुकेशन बहुत ही कम रेट्स में या फिर फ्री में दिया जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट है। अब देखो इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली एक नोशन बन जाता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट से तो पैसा लेना है, लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज उनसे भी कम से कम रेट्स में उनको भी यहाँ पे पढ़ाई करवाती है, हायर एजुकेशन देती है, ठीक है। अब ये नॉर्डिक कंट्रीज, यही कारण है कि ये जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं ये हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ऊपर आती हैं। आप देखोगे जितने भी हैप्पीनेस इंडेक्स आएगा या फिर जो भी डेवलपमेंट का लेकर इंडेक्स आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर, उसमें सबसे ऊपर नाम नॉर्डिक कंट्रीज का ही रहता है, क्योंकि हायर एजुकेशन इतने कम दामों पे करा रही है। यहाँ पे भी एक लिगेसी है इक्वालिटी की, ठीक है। तो यहाँ पे हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, जेंडर इक्वालिटी प्रमोट किया जाता है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे धक्के खाने पड़ रहे हैं ट्यूशन फी अरेंज करने के लिए। और देखो ये चीज भी क्लियर है कि जब ट्यूशन फी ज्यादा होती है, पैसे की डिमांड ज्यादा होती है, तो नेचुरली सोसाइटी में इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि यहाँ पे मेल्स फिर भी अरेंज कर लेते हैं, लेकिन फीमेल्स को इतना पैसा अरेंज करने में बहुत दिक्कत होती है और इसीलिए या तो वो ड्रॉप आउट कर जाती हैं, ठीक है, या फिर क्या होता है कि ये जो फीमेल्स अपना जो कोर्स है, जो डिग्री परस्यू करना चाहती थी वो बदल लेती हैं, या फिर इस तरह के कोई काम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जेंडर इक्वालिटी लेकर आया है नॉर्डिक कंट्रीज, क्योंकि हर किसी को फ्री एजुकेशन दे रहा है, तो इसके कारण जो नॉर्डिक कंट्रीज है सबसे ऊपर लाई करती हैं सभी इंडेक्सेस में इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, ओके। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चीज ये भी बोली गई है कि जैसे कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने किया है, वैसा कुछ सिस्टम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंडिया की भी साथ में मिलकर कर सकती है, पूल करके कर सकती हैं। तो बेसिकली जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने किया है उसके पीछे उनका विजन ये था कि जो स्टूडेंट के ऊपर डेट चढ़ जाता है ना, जब लोन लेते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए एजुकेशनल लोन, तो जो उनके ऊपर डेट चढ़ जाता है उसके कारण क्या होता है, जो मेडिकल प्रोफेशन जो कि इतना नोबल माना जाता है वो यहाँ पे एक बिजनेस बन जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर स्टूडेंट के ऊपर इतना बड़ा लोन है, ठीक है, उसने मेडिकल प्रोफेशन चुना है, उसको मेडिकल कोर्स कंप्लीट करना है, उसके ऊपर इतना बड़ा लोन है, तो जैसे ही उसका यहाँ पे खत्म होता है कोर्स, जैसे ही पढ़ाई खत्म होगी, प्रैक्टिस के दौरान वो इतना ज्यादा अर्न करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे उसका लोन जल्दी से जल्दी चुकता हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओवरऑल उस स्टूडेंट के लिए तो गलत है ही नहीं, ठीक है, मतलब उस स्टूडेंट के लिए तो उसके एथिक्स तो यहाँ पे इरोड हो ही रहे हैं, साथ में हेल्थ सिस्टम जो है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है हमारी पूरी सोसाइटी का, वो भी इरोड हो रहा है। जो कि एक नोबल प्रोफेशन होना चाहिए था वो एक बिजनेस मॉडल बन के रह गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे दिक्कत है। नाउ जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी यहाँ पे कंसिडर करती हैं कि जो स्टूडेंट जो है उसकी इंटेलेक्चुअल एक्यूमेंट ज़्यादा होनी चाहिए, स्टूडेंट के इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान दें रैदर देन कंसिडरिंग देम अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ओके। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है उनको फंडिंग की ज़रूरत है, ठीक है, और ऐसे में एजुकेशन जो है एक नोबल सर्विस बनी रहे, इसके लिए इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं स्टूडेंट्स पे नहीं करें तो कौन पे करेगा, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, फिलेंथ्रॉफी को हमको बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि कोई डोनेट करना चाहता है, कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बड़ी कम्युनिटी है, बड़ा इंडस्ट्री हाउस है, तो उसको यहाँ पे फिलेंथ्रॉफी करनी चाहिए, या फिर उनका जो होता है कम्युनिटी
कॉमन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको यहाँ पे उनको फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कॉर्पोरेट्स हो गए, जनरल एल्यूमिनाई हो गए, ये सब जो है इन लोगों को साथ में आना चाहिए, गवर्नमेंट को साथ में आना चाहिए, ठीक है। और इनको एक एफर्ट सच में डालना चाहिए, जनरस एफर्ट डालना चाहिए, जिसके थ्रू जो बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन कम रेट्स में या फिर कम प्राइजेस में मिल सके, ठीक है। तो फ्री एंड क्वालिटी हायर एजुकेशन की इसीलिए हमको सबसे ज्यादा जरूरत है, ओके। तो यहाँ पे जो ये न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी वाला जो केस है ना, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, एग्जांपल्स में आप इसको कोट कर पाओगे अपने मेंस में, ओके। आगे बात करते हैं, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। ये आज हमने एक कॉन्फ्रेंस पढ़ा था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, वो एनवायरमेंट से रिलेटेड था। तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ रिगार्डिंग एनवायरमेंट ओनली। तो यूएनएफसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये किस इंटरनेशनल ट्रीटी के थ्रू बनाया गया था? ये आपका क्वेश्चन है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो ये आज का आपका सेकंड क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था कि इंडिया में एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कब आई थी, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल इन द कमेंट सेक्शन। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।